हमारा विशेष कार्यक्रम। और इस विशेष कार्यक्रम में मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल ने सिटी हलचल के साथ बातचीत की। अरुण गोविल सांसद मेरठ हापुड़ ने मोदी सरकार के 11 साल के कामों के बारे में बताया, उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया, बल्कि अपने 1 साल के कार्यकाल का विवरण भी प्रस्तुत किया। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मेरठ की जनता से जो प्यार मिला है वो काबिल तारीफ है और जितनी समस्याएं लोग उनके पास लेकर आते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उन समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने मेरठ के लिए 2 मेट्रो उठाने की बात की है। संसद में पूछे गए प्रश्नों से लेकर धरातल की समस्याओं पर खुलकर हमारे साथ सांसद अरुण गोविल ने बातचीत की। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। आपके चैनल पे आपके प्रतिनिधि लगातार रूबरू होते रहते हैं, हम आमंत्रित करते रहते हैं ये जानने के लिए कि वो संसद के हर सत्र में किस तरीके से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इस बार तो 3 अलग अलग मुद्दे हैं। पहला मुद्दा 11 साल बेहतरीन मोदी सरकार के, दूसरा खुद अरुण गोविल सांसद के तौर पर 1 साल पूरा कर चुके हैं मेरठ में, और तीसरा क्या भावी योजनाएं हैं। इन सब को लेकर एक विशेष बातचीत, सूक्ष्म बातचीत, ये जानने के लिए कि आपके सांसद कितने एक्टिव हैं। नमस्कार, मैं हूं के और मेरे साथ है पूरी टीम। और अब अरुण गोविल जी, सांसद मेरठ और हापुड़ को बराबर समय देकर उनके विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं और इस विकास में केवल वर्तमान ही नहीं भविष्य भी शामिल है। आइए बात करते हैं मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सबको जय श्री राम। सर, लोग तो वर्तमान की बात करते हैं, आप भविष्य में पहुंच रहे हैं। मेट्रो की मांग कर डाली, 11 साल और 1 साल पे आऊं उससे पहले यही पढ़। हाँ, नहीं, ये इसलिए दिमाग में आया था कि मेरठ की जो पॉपुलेशन है इस समय, मेरठ का जो बढ़ाव हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, वो कनेक्टिविटी मेरठ की इतनी अच्छी हो गई, इसलिए बहुत सारे लोग मेरठ में शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। रोज़ाना कहते हैं कि 1000 फैमिलीज मेरठ में शिफ्ट हो जाती हैं नई। तो मेरठ जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से जो आज के संसाधन हैं वो डेफिनेटली उन थोड़े से कम पड़ेंगे। इसलिए अगर हम आज नहीं सोचेंगे उनके बारे में तो हमें देर हो जाएगी, जैसा पिछले 60 साल में कांग्रेस की सरकार में होता रहा है। तो अब बहुत मुश्किल से हम लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पटरी पर आ गए हैं और विकास की गति बहुत बढ़ गई। अमृतकाल शुरू उन्होंने किया, तो इसलिए अभी जैसे रैपिड रेल का वो हुआ सराय काले खां से मोदीपुरम तक, वो उसका उद्घाटन शायद इस महीने में, ऐसा सुना जा रहा है कि इस महीने में हो जाएगा। लेकिन हमने ये मांग रखी है कि उस रैपिड रेल को मोदीपुरम से लेकर हरिद्वार तक बढ़ा दिया जाए। अच्छा सर। ताकि मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार ये इस तरह से मिल जाए। इससे क्या होगा, इन क्षेत्रों का विकास तो होगा ही होगा, फिर धार्मिक पर्यटन जो है, बीच में शुक्रताल है, चंडी देवी है, मनसा देवी है, ये अच्छा शुरू हो जाएगा। समय बहुत कम लगेगा, यहाँ से सिर्फ 2 घंटे में हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे। फिर दूसरा, आज उस हाईवे पर ऑलमोस्ट 50,000 गाड़ियाँ रोज़ चलती हैं और जब छुट्टी के दिन 15,000 गाड़ियाँ कम से कम और आ जाती हैं। तो पॉल्यूशन को देखते हुए, परिवहन की स्थिति को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम अभी से उसको सोचें। आज हम उसको हमने प्रस्ताव भेजा है, मैं माननीय श्री खट्टर जी से मिला था, और रैपिड रेल हो या मेट्रो हो उसमें सेंट्रल की भागीदारी और स्टेट की भागीदारी होती है, इसलिए दोनों की स्वीकृति होना आवश्यक होता है उसके लिए। तो एक रैपिड रेल की मांग मैंने रखी है, और दूसरा MDA की एक स्टडी थी कुछ साल पहले उन्होंने की थी, तो मेरठ को कई मेट्रो कॉरिडोर की ज़रूरत है जी। तो अभी तो रैपिड रेल के कुछ लास्ट के स्टेशन जो वो मेट्रो कहे जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया, मैंने जो रिक्वेस्ट की है वो ये की है, 2 मेट्रो के कॉरिडोर जो है वो और हमारे पास होने चाहिए। हाँ, जो उसके व्यस्ततम इलाके हैं उनमें वो होने चाहिए। तो ये 2 चीज़ें की हैं जो मतलब बहुत ही निकट भविष्य में हमें ज़रूरत होगी इनकी, आगे के भविष्य की बात नहीं। जैसे ही मेट्रो ऑपरेटिव होगी ऐसे ही ये ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी। आज आप मेरठ की हालत देखिए ना, कि सभी लोग हर जगह सिर्फ गाड़ियों में सफ़र करते हैं। आज पार्किंग की क्या हालत है मेरठ में, सड़कों पर कहीं भी गाड़ियां पार्क करके लोग निकल जाते हैं। एटलीस्ट मेट्रो प्रॉपरली होगी तो गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो की सुविधाएं सभी जगह इतनी अच्छी हैं पूरे देश में, तो लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे उसमें। तो निकट भविष्य को देखते हुए हमने ये मांग रखी है कि इस पर विचार किया जाए। पिछले 1 हफ्ते में आप अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री
पीयूष गोयल जी से दोनों से मिले हैं, मेरठ के लिए क्या मांगा सर? पीयूष गोयल जी से मैंने उनसे बात की है कि जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की जो उद्योग है उसमें जैसे क्रिकेट बैट बनते हैं, तो आज भी जो कश्मीर में जो विलो की जो लकड़ी होती है जिससे बैट बनते हैं, धारा 370 खत्म होने के बाद भी वो कश्मीर से बाहर नहीं जा सकती। तो आज भी ये लकड़ी आयात करनी पड़ती है विदेशों से, तो उससे खर्च कितना बढ़ जाता है, असुविधा कितनी होती है। फिर दूसरे वो संस्थाएं जिन्हें फीफा में या और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम्स हैं उनमें जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा है, तो वो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ये दो चीज़ें मैंने, मतलब ये है कि अगर उद्योगों का विकास करना है तो हमें नीतिगत बदलाव करने होंगे, तो ये मैंने उनसे मांग रखी थी। और अश्विनी वैष्णव जी से मैंने दो कोरोना काल में 2 ट्रेन्स जो थी वो बंद हो गई थी, उनको शुरुआत करने की मांग यहाँ से रखी है। जी हाँ, आपको मालूम है ना, मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत स्पोर्ट्स का हब है और यहाँ के बहुत सारे वर्कर्स कश्मीर जाकर काम करते हैं। कश्मीर विलो लकड़ी को लेकर जो ये मांग उठाई गई है, ये जो सुझाव रखा गया है, वो मेरठ का ही नहीं बल्कि पूरे भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को संजीवन देगा। सर एक बात और, जो आप प्रश्न उठाते हैं संसद में, वो ज़्यादातर जमीन से जुड़े होते हैं, उनकी इनपुट आपको कहाँ से मिलती है? जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप तो मुंबई के हैं, आप यहाँ पर केवल 12वीं और ग्रेजुएशन में रहे, फिर ये इनपुट आप कहाँ से लेते हैं? नहीं, अब मुझे 1 साल हो गया यहाँ पर, 1 साल हो गया यहाँ पर, और पता नहीं क्यों मेरे पास लोग आकर यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप बता देते हैं मुझे। तो ऐसे ही जैसे वो मैंने भी संसद में उठाया था कि शास्त्री नगर में एक इनकम टैक्स के फ्लैट्स बने थे सन 88 में, 62 फ्लैट बने थे, कभी एक्सेप्ट नहीं हुए, वो आज तक खाली पड़े हैं। एक फ्लैट की कीमत 50-50 लाख रुपए है, 35-40 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो बेकार पड़ी है। वो पेड़ उगे हुए हैं 10-10 फीट के, सब चोरी हो गया, सब कुछ हो गया। कितने कई कम्युनिटी सेंटर जो हैं वो अपराधों का अड्डा बन गए हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट को उनका कुछ तो करना चाहिए। उनको या तो आप बेच दें या उनकी मरम्मत करके उन्हें रेंट पे दे दें या एनजीओज़ को दे दें ताकि वो उसमें कुछ काम कर सकें समाज कल्याण का, कुछ तो करना चाहिए। तो आप ये सोचिए, अगर मेरठ में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं तो पूरे देश में कितनी होंगी? बिल्कुल सही बात। तो गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ दिस एंड डू समथिंग अबाउट इट। रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। चलिए रिसोर्सेज की बात करिए, और रिसोर्सेज में एक बहुत अच्छा मुद्दा, वो फ्लैट्स जो खाली पड़े हैं वो एलोकेटेड होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अब बात करते हैं 11 साल की। सर मोदी सरकार के 11 साल बेहतरीन, विपक्ष हमला कर रहा है लेकिन सरकार बता रही है कि 360 डिग्री का चेंज है, आपका क्या विचार है इस पर? विपक्ष के हमले का तो कोई अर्थ है ही नहीं, बिकॉज जो आंकड़े हैं, जो दिख रहा है ज़मीन पर, आसमान में, सब जगह दिख रहा है, वो इतना बड़ा है। और ये एक मेरे पास तो सामने ये एक डॉक्यूमेंट भी पड़ा है जिसे मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि ये ताकि मुझे ये सब यहाँ भी याद रहे और आगे भी हम इसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के हमारे नेतृत्व में हम क्या कर सकते हैं वो ये। अब इसको अगर आप, मैं इसमें से कुछ लाइनें ही आपको पढ़ दूँ तो मुझे लगता है सारी बात हमारी हम कह पाएंगे कि ये जो कार्यकाल है 11 साल का, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का 11 साल है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल है ये। 11 वर्षों की ये यात्रा मोदी जी ने अकेले नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाज देते हुए की है। खुद को तपाया है उन्होंने। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच है, जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। तो ये इतने सारे 11 साल में जो काम हुए हैं, ये मतलब पहले कभी नहीं हुए। अब सरकार का मतलब है रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफर गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अभी आयुष्मान भारत योजना हो गई, कल सम्मान निधि की 20वीं किस्त थी जो 20,500 करोड़ रुपया एक क्लिक से सारे किसानों को चले गए। फिर उन्होंने देश की सफलता का श्रेय मोदी जी ने खुद नहीं लिया, 11 साल का भारतीयों को दिया है
कहते हैं हम बदलाव नहीं, बदलाव में यकीन, हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। तो ये है, ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है कि इस सब इतने काम हुए हैं 11 साल में, हम सोच नहीं पाते। हम मतलब कि कितनी मेहनत हमारे प्रधानमंत्री ने, कितना जज्बा उनके मन में है, कितने ठोस विचार उनके मन के हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में ना हो, बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। तो ये 11 साल जो है, ये हमारी, अब हम संस्कृति की तरफ दें तो हमारी संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। विरासत की पुरानी गरिमा वापस लाने का भगीरथ प्रयास हुआ है इन 11 सालों में। 11 सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, 3 तलाक खत्म हो गए, GST लागू हो गया, वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय लिए गए। विदेश नीति की आज हमारे देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक दिखाई देती है। आज हम विदेशों में जाते हैं, पहले हमें किस दृष्टि से देखा जाता है हम सब जानते हैं। आज हमें इज्जत दी जाती है, ओह यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री। आज ये है, आज हमारे पासपोर्ट को ऐसे नहीं एक तरफ रख दिया जाता, उसे उसकी वैल्यू है, आज बाकायदा पूरी इज्जत होती है। और इतनी योजनाएं हैं गरीबों की, तो जैसे PM गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, PM किसान सम्मान निधि, कितना कुछ है इस 11 साल में। और दूसरा, कुछ जो विचार थे, जो स्लोगन्स थे, वो स्टैब्लिश हो गए इन 11 सालों में। सबसे पहला है, मोदी है तो मुमकिन है। अब राजनीति वादों की नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति पर टिकी है। विरासत भी, विकास भी, महिलाओं की भागीदारी विकास के केंद्र में, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भ्रष्टाचार पर प्रहार, वैश्विक नेतृत्व में भारत अग्रणी, सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल ऑडिट, आयुर्वेद और योग को वैश्विक मान्यता, ये है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास हमेशा रहती है ये फ़ोन में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको पढ़ के सुनाऊंगा कि बीजेपी ने इन 11 सालों में क्या क्या प्रॉमिस अपने पूरे किए हैं जी। राम मंदिर, CAA और NRC, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आर्टिकल 370, टाइटन्ड NGOs, टाइटन्ड मिशनरीज, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तीसरे स्थान पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है। कोरोना वैक्सीनेशन, काशी कॉरिडोर, कॉन्कर्ड स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, IITs, एम्स, जीरो करप्शन एट मिनिस्ट्री लेवल, GST, जीरो बॉम्ब ब्लास्ट, डिमोनेटाइजेशन, पीस इन कश्मीर, सेकंड इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज, वंदे भारत, destroyed पाकिस्तान विदाउट फायरिंग एनी बुलेट नहीं एक भी चली थी, वाटर एट एवरी हाउस होल्ड, मेडिकल इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत, 4 धाम यात्रा पर सीनियर सिटीजन। मतलब कहाँ तक गिनाएंगे आप 11 सालों को? इन 11 सालों में मतलब अगर 3, 4, 5 जीरो भी लगा दी जाए ना कामों के लिए, तो वो भी कम होंगे, इतना काम हुआ है 11 साल में। आप तो उनकी टीम में पिछले 1 साल से आए हैं, आपने 1 साल से पहले जब आप उनकी टीम में नहीं थे, राजनीति में भी आने की नहीं सोच रहे थे, तब आप मोदी को कैसे देख रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देख रहे थे? नहीं, मोदी जी को 14 से जब वो आए, उसके बाद से देश में बहुत कुछ काम होने शुरू हो गए थे, तो उनकी तरफ सबका ध्यान तो गया था, जो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल आदमी था, चाहे वो फिल्म वाला था या कुछ भी था, जब भी बात होती थी तो ये ज़रूर होता था कि नहीं यार, सेंटर में मोदी हैं, मोदी जी हैं, काम तो बहुत हो रहा है देश में, जो कभी पहले नहीं हुआ था। और इतनी तेज़ी से काम हो रहा था कि हर व्यक्ति का ध्यान चाहता था, हर व्यक्ति अप्रिशिएट करना चाहता है, जो भी देश के बारे में सोचता है वो मोदी जी को अप्रिशिएट करता है। नहीं, मेरा सवाल कुछ ऐसा है, जब आप बाहर थे राजनीति में और इतने सारे काम आते थे, आप ये सोचते थे यार ये कैसे पॉसिबल है, और जब आप राजनीति में आ गए, उनको आपने ज़मीनी धरातल पे उतरते हुए देखा, उस सोच को पूछना चाहूँगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी फ़र्क है, क्योंकि काम हो रहे थे, दिख रहा था। जो आप सोच रहे थे वही दिखे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब मैं यहाँ नहीं था तभी भी जो काम होते थे वो दिखते थे, और आज भी
जो हो रहा है वो सब दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उस सोच में और अब इस ज़मीन पर आकर खुद देखने में कोई फ़र्क पड़ रहा है। आज हम किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर के पास पार्लियामेंट होती है, हम किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर से जाकर हम मिल लेते हैं, हम मतलब हमें कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना। विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप जाकर बैठते हैं, आप अपना कार्ड अंदर भेजते हैं और आपको बुला लिया जाता है। वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम जो लेकर जाते हैं वो उनको बता देते हैं और कुछ ही दिनों में हमें पता लगता है कि हमारा काम हो गया है। सर लेकिन 11 साल में एक चीज नहीं बदली सर, संसद के चलने की प्रक्रिया वो नहीं बदली। हर बार वही डिस्कशन, वही रोल, वही क्वेश्चन। अगर मैं 2015 का बुलेटिन आज दिखाने लगूं तो कुछ चेंज नहीं होगा संसद को चलाने को लेकर। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार भी यही हुआ, शुरू का एक वीक बिल्कुल बिल्कुल नहीं चला, खाली सिंदूर पे बहस हुई, उसके बाद फिर 2 दिन फिर नहीं चली। पता नहीं विपक्ष का बेसिकली क्या है, वो क्या कहकर मतलब उन्हें ये भी नहीं लगता कि हम अपनी जनता को क्या जवाब देंगे जिन्होंने हमें चुन के भेजा है, कि क्या जनता ने इसलिए उनको चुन के भेजा था, उनके वोटर्स ने। वो एक झूठा नैरेटिव सेट करते हैं और उसको बताने में, उसको चिल्लाकर बोलने में अपना पूरी जो ताकत है उनकी वो लगा देते हैं। ये उनका बेसिक उन्होंने किया हुआ है, वो किसी चीज़ पे प्रॉपर बहस नहीं करना चाहते। अब मतलब ये देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर पे भी जो उन्होंने बहस की है, उसके बाद उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं उसमें। ये कहना कि ये आतंकवादी आज ही क्यों मरे, अरे कोशिश की, सोमवार के दिन ही क्यों मरे? सोमवार के दिन ही क्यों मरे, महादेव ऑपरेशन का नाम क्यों रखा? हाँ ये सारी मतलब उन्हें ये नहीं है, इस बात की खुशी नहीं कि आतंकवादी मार दिए गए। जैसा मोदी जी ने कहा था कि मैं अपनी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लूंगा, वो लिया गया बदला, उस बात पे ताली नहीं बजाते। आज के दिन क्यों मरे वो, मतलब हर चीज़ ऐसी उन्हें पीछे जब उरी और पुलवामा ये बालाकोट के स्ट्राइक्स हुए थे, हमें फ़ोटो दिखाइए साहब। अरे तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि हमने दुश्मन को नुकसान किया, दुश्मन को मार गिराया, उसके ऊपर हमारी जीत हुई। उनको हर चीज़ का सबूत चाहिए, हर चीज़ की फ़ोटो चाहिए। मतलब क्या सरकार यहाँ झूठ बोलने के लिए बैठी है क्या? तो वो उनका एक अजीब रवैया है विपक्ष का, वो कुछ चीज़ों से भागना चाहते हैं, बस एक झूठा नैरेटिव सेट करते हैं वो हमेशा। एक साल में मेरठ में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या बदलने की कोशिश की? मेरठ में देखिए बदलाव जो होता है वो बदलाव कई तरह के होते हैं। एक तो जहाँ तक मेरा अपना व्यवहार का सवाल है, मैं नॉर्मली हर पॉलिटिशियन का शायद हाँ जिनके नहीं है वो इसको अन्यथा न ले, हर पॉलिटिशियन अपना एक गुट बनाकर चलता है ना। तो यहाँ अरुण गोविल ने कोई गुट नहीं बनाया। अरुण गोविल ने कोई गुट नहीं बनाया। अरुण गोविल के पास जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ, ये मेरा ऑफिस है, जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ, जितने लोग आते हैं मैं सबसे मिलता हूँ, और जो पहले आता है उससे पहले मिलता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। चाहे कोई स्टेटस का व्यक्ति अगर बाद में आया है तो वो बाद में ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई अमीर बड़ा व्यक्ति आ गया, अरे भाई उनको पहले भेज दो, नहीं, मेरे यहाँ नहीं होता ये। मैं किसी गुट से सब लोग खड़े होते हैं, मैं ये नहीं कहता अरे अरे उसको भेजो ज़रा, क्यों, तो वो मेरे नज़दीक का आदमी, नहीं, मेरे यहाँ नहीं होता है बिल्कुल भी। तो लोगों को, कल एक व्यक्ति ने आकर मुझे ये कहा कि आपका नॉन पॉलिटिकल होना ही आपका सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लोगों को ये नहीं लगता अरे ये तो फलाने गुट का आदमी है, हम उसके पास कैसे जाएं। सब लोग इतने कंफर्टेबली यहाँ आते हैं। एक तो मैं बहुत सारे लोग जो है वो बाकायदा लोगों का दरबार लगता है सवेरे, सबके सामने सबकी समस्याएं पूछते हैं। मेरे यहाँ ये नहीं होता, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। सब आके बैठते हैं, उसके बाद मैं एक एक व्यक्ति को यहाँ ऑफिस में अंदर बुलाता हूँ, मैं अंदर यहाँ बात सुनता हूँ, ताकि कोई ऐसी बात हो जो वो सबके सामने ना कहना चाहे तो मुझे यहाँ आकर बता दे। वो लोगों को वो बात बहुत अच्छी लगती है कि हमें इतनी इज्जत देते हैं। वो आके कोई बंदा आके अपनी बात कहना शुरू करता है, मैं कहता हूँ नहीं, पहले तुम बैठ जाओ, उसके बाद अपनी बात बताना। तो उनको लगता है कि नहीं, हमें इज्जत देता है ये इंसान, और वाकई इज्जत मिलनी चाहिए सबको। उसका कास्ट क्रीड स्टेटस से क्या लेना देना है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं जो भी मिलना चाहता है उससे मिलता हूँ, जहाँ भी मुझे इवेंट्स में जब बुलाते हैं तो मैं,
ऑफ कोर्स उसमें मेरा सिलेक्शन ज़रूर होता है, बिकॉज जितने इवेंट्स आते हैं अगर मैं सब में जाना शुरू कर दूंगा तो मुझे शायद समय बचेगा ही नहीं मेरे लिए, बिल्कुल ठीक। काम करने के लिए समय नहीं बचेगा। और फिर क्वालिटी प्रोग्राम होना चाहिए जिससे लोग भी कॉम्पिटिटिवली अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करें। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए मेरठ में कितने कितने काम हुए हैं हमारे इसमें। अब मैं अगर संसद से हम शुरू करें तो संसद में मैंने कई 69 क्वेश्चंस पूछे हैं। 69 क्वेश्चंस पूछे मैंने, 4 उसमें स्टार्ट थे और 65 जो है एक आपदा प्रबंधन पर मैंने बहस की, तटीय शिपिंग विधेयक पे मैंने बहस की, सहकारी विश्वविद्यालय पे बहस की मैंने, फिल्म उद्योग में श्रम कानून लागू करने की आवश्यकता मैंने उठाई, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का मुद्दा उठाया, आयुष्मान भारत योजना में संशोधन का मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। फिर पानीपत रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हुई, हमने सुझाव दिया था बजट से पहले, वो हुआ। मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हुआ, और फिर उसे आगे भी बढ़ाया सर, काशी आगे भी बढ़ गया और हापुड़ में उसका स्टॉपेज भी हो गया। है। उस दिन मैं जब मिला था अश्विनी वैष्णव जी को तो मैंने उन्हें धन्यवाद किया कि सर आपने ये स्टॉपेज हमें दे दिया हापुड़ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोले नहीं, ये मांग आप लोगों की अच्छी थी और जेन्युइन थी, इसलिए हमने इसे कर दिया। अब अयोध्या तक भी ले जाने का प्रस्ताव, वाराणसी तक वाराणसी वो भी हो गया, वो जल्दी शुरू हो जाएगा, वो अप्रूव हो गया है। सिटी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो गया। NH 58 पर घाट रोड भोला रोड पर ओवरब्रिज निर्माण, उसकी DPR बन रही है। PWD द्वारा स्वीकृति मिली 7 सड़कों के निर्माण, ये सब बहुत काम। नगर निगम ने 12 मार्गों का निर्माण कराया। मेरे पहल और प्रयासों से MDA ने 300 करोड़ रुपए सरप्लस रेवेन्यू घोषित करके यातायात सुधार का कार्य शुरू किया, जो हमने शुरू किया था। सार्वजनिक विकास कार्य में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण कार्य, वो उसका उद्घाटन करवाया। आधुनिक कूड़ा निस्तारण प्लांट का उद्घाटन हुआ। इट इज अंडर द हापुड़ में 5-6 न्यायालय अलग अलग थे, जी। उनके लिए एक ही जगह ज़मीन दिलवाई, वो स्वीकृत कराई हमने एक जगह। मेरठ मंडपम में सांस्कृतिक कला प्रेक्षागृह का निर्माण शुरू हुआ। चौधरी चरण सिंह कारागार में मेरठ बाहर प्रतीक्षालय नहीं था, वहाँ उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। हापुड़ के गांव में राजकीय विद्यालय बंद पड़ा था कई सालों से, वो शुरू कराया। शमशान घाट के निर्माण हुए 2-3-4 गाँव में, ये सारी चीज़ें हुई हैं। दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों के उपकरण हेतु पंजीकरण कैंप में 5 विधानसभाओं में 857 पंजीकरण हुए, जो एक रिकॉर्ड है। हापुड़ में 170 और मेरठ में 580, जिसमें लोगों को ट्राई साइकिल्स दी गई, दिव्यांगों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को चश्मे, कान की मशीन, स्क्रैचेस, ये सारा कुछ, ये सब अपने आप में, ये नंबर्स अपने आप में रिकॉर्ड हैं, ये कभी नहीं हुए बिल्कुल भी। और फिर रोजगार मेले हमने करवाए, लोन मेला करवाया, उसमें 206 करोड़ रुपए हापुड़ में लगवाए गए। 200 ये सारे बहुत सारे काम हुए। फिर हमने सामाजिक कल्याण के लिए घर घर रामायण अभियान शुरू किया, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से, जिसमें अभी तक हम करीब 25 हज़ार रामायण जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम निःशुल्क वितरित कर चुके हैं हम। तो संगठन जो हमारा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसमें इतने काम हुए, ये सब बहुत भागीदारी रही है, रेगुलर भागीदारी रही है मेरी उसमें बिल्कुल। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए, उसमें कानून, उत्तर प्रदेश बहुमुखी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, जन कल्याण, ये सारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री तो हैं ही, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी जो मार्गदर्शन में, उनके भी नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयां जो है वो छुई हैं। तो ये सब काम हुए हैं। तो आई थिंक लोग कहते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, मुझसे कहते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है काम ठीक ही हो रहा होगा। अभी मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था, उस डिस्कशन में जब आप बात कर रहे थे तो सवाल कुछ अलग हटकर है। अगर आपने भगवान राम का किरदार ना निभाया होता तो क्या आप इन सब लोगों को इतना जो मान सम्मान देते हैं, जो आपसे मिलने आते हैं, उनकी प्राइवेसी का आप ध्यान रखते हैं, आप इंडिविजुअल अटेंशन जो देते हैं, वो दे पाते क्या? रामायण का इसमें रोल है, राम का किरदार निभाने का रोल है। रामायण का किरदार निभाने का रोल इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब कोई काम हम कुछ सालों तक ज़रूर करते रहते हैं तो उसका अंश जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि मेरे अंदर पहले से भी कुछ ज़रूर रहा होगा, अदरवाइज़
वो चरित्र जो राम का मैं निभा पाया वो शायद उतने अच्छे से न निभा पाया होता। मतलब लोग ये कहते हैं कि वहाँ अरुण गोविल नाम का एक्टर नहीं दिखता, नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा वो सिर्फ राम दिखते हैं। तो शायद मेरे अंदर कुछ रहा होगा, लेकिन एज आई सेड इट, हमारे सबकॉन्शियस में जो काम हम रेगुलरली करते हैं, जो काम हमें अच्छा लगता है, वो हमारे अंदर ज़रूर जाता है, तो गया होगा ज़रूर। अब भविष्य की क्या योजना है सांसद अरुण गोविल की? अगले साल के लिए क्या टारगेट फिक्स किया है? नहीं, क्योंकि दो बातें सर, एक जल भराव, एक कान्हा उपवन गौशाला, ये दोनों आपकी प्रायोरिटी में होंगी, ये मुझे मालूम है। दोनों बिल्कुल बिल्कुल। गौशाला का जो मुद्दा है वो इन दिनों मेरठ में बहुत ज़्यादा उसको पॉलिटिसाइज भी हुआ। आपने राजनीति नहीं करी, ये आपकी अच्छी बात नहीं, है। मैंने उसमें कोई बयान इस तरह के नहीं दिए बिल्कुल भी। एज आई सेड इट कि मैं ना इस तरफ से बोलता हूँ ना उस तरफ से बोलता हूँ। मैं जो सही होगा, जो मुझे सही लगेगा, मैं वही बात करता भी हूँ। तो गौशाला का मुद्दा तो है ही, और जो जल निकासी का जो है वो हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी को बात की थी। और जो गौशाला का भी जो मुद्दा है वो बहुत सीरियस है, और वो हमारे संस्कृति से, हमारे अध्यात्म से, हमारे सामाजिक कल्याण से जुड़ा है। गौ तो हमारी जो माँ है, तो उनका जो वो गौशाला का जो मुद्दा है वो भी बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सर कान्हा उपवन में मैं गया था, वहाँ पे 700-800 मैक्सिमम गोवंश आ सकते हैं, 1600, 1200, 1800 है। बहुत सारे कारण हैं उसके। उनके लिए जो चिकित्सालय है उसमें भी एक एक पहली बात तो एक एक डॉक्टर के पास, मुझे बताया गया, जैसा सूचना मिली कि 27 28 गांव एक एक डॉक्टर के पास है। वो कहाँ से देखेगा? तो अगर हमें ये करना है तो हमें प्रॉपर उसके लिए जो वर्क फोर्स हमें जितनी चाहिए और जो जगह हमें चाहिए प्रॉपरली, वो हमें मिलनी चाहिए उसके लिए। आई होप के मुख्यमंत्री हमारे बहुत सेंसिटिव वो हैं, और क्योंकि वो हमारे सूबे के मालिक तो हैं ही, हमारे गार्जियन भी हैं और संत भी हैं, संत भी तो हैं, इन सबसे इन बड़ी बातों बात। को वो ज़रूर समझेंगे और समझते होंगे। और उन्हीं की वजह से गोवंशों की संख्या बढ़ी है सर। वंशों की संख्या भी उन्हीं की वजह से बढ़ी है। जो उन्होंने गौ वंश के लिए काम किया है, तो वो इस बात पर उनका उनका ध्यान होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। वो कोई हमें बताने की ज़रूरत नहीं है उनको, पर फिर भी हम अपना कर्तव्य भी निभाना चाहेंगे कि हम उनसे बात करें इस विषय में, उन्हें इस सूचना से अवगत करा दें। सर मुझे जनता ने कहा है कि आप इस मामले में पर्सनली लोगों को मोटिवेट करिए, अभी प्रेरणा दीजिए कि गो वंशों के लिए वो अपने पर्सनल बेसिस पे करें। जैसे बर्थडे होता है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, किसी की पुण्यतिथि होती है, वो ऐसी गौशालाओं को एक एक दिन के लिए गोद लें तो स्थिति सुधर जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा विचार है ये। हाँ, मेरे पास भी आया है, और हम ज़रूर इस विषय में हमने काम करना शुरू कर दिया है, लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया है। सर मेरठ की जनता को आप क्या कहेंगे रक्षाबंधन, पर्यावरण संरक्षण और पानी बचाने के लिए? ये सारे मुद्दे जो हमारे के साहब ने बताए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इन सब की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। जल जो है वो ज़रूर बचना चाहिए। रक्षाबंधन जो हमें संदेश देता है एक सौहार्द का, हमारे पारिवारिक रिश्तों का, वो ज़रूर उसमें हमें बहुत सोचना चाहिए। आज परिवारों का विघटन हो रहा है, पारिवारिक रिश्तों का विघटन हो रहा है, और यही सोचकर मैंने घर घर रामायण अभियान भी शुरू किया है कि ताकि हम रामायण एक बार फिर से पढ़ें, सोचकर पढ़ें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। रामायण से अच्छा पारिवारिक रिश्तों को समझने के लिए और उनको में अच्छाई लाने के लिए रामायण से अच्छा कुछ नहीं है। और जल को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। और अब जितना इस शहर में एज आई सेड कि हमें थोड़ा बहुत जो है वो ट्रैफिक का इस शहर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी गाड़ी जब ले जाएं तो उसको ठीक जगह पर पार्क कर दें। कई बार कई जगह होता है, मैंने इतना देखा है सड़कों पर, गाड़ी कहीं भी लगा कर निकल जाते हैं। अब आप ढूंढते रहिए कि किसने गाड़ी को पार्क की थी। ये अब वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास जगह नहीं थी। भाई आपके पास जगह नहीं थी तो आप दूसरे साधन यूज़ कर लीजिए, पर इस तरह से ट्रैफिक को जो जाम की जो सिचुएशन आ जाती है वो नहीं होनी चाहिए। और एक बात और है, इस शहर में मुझे नहीं पता क्यों टेक्निकली, पर जो लाल बत्तियां और हरी बत्तियां हैं ट्रैफिक की, वो बहुत कम है जी। मुझे लगता है ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, वो ज़रूर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उस विषय पर भी मैं सरकार को ज़रूर उसका ध्यान दिलाऊंगा। सब पेड़ों को राखी बांधिए। मैं विशेष तौर पर, क्योंकि सब लोग राखी बंधवाने के लिए एक ट्रेडिशनल कस्टम फॉलो करते हैं, आपने पेड़ों पे राखी बांधकर बच्चों के साथ बड़ा संदेश दिया। कल मेरे पास कुछ बच्चे आए थे एनवायरनमेंट क्लब के,
तो मुझे उनका ये जो उन्होंने कहा मुझसे कि आपको एक पेड़ को राखी बांधनी है, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थॉट इतना क्लियर था उनका, वो विचार, कि वो मुझे एकदम से समझ में आ गया कि पेड़ों को बचाने के लिए ये राखी बांधी जा रही है, जिस तरह से बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं उनकी रक्षा के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने एक पेड़ को राखी बांधी, उनके साथ फ़ोटो खिंचाया और उनके लिए एक संदेश भी मैंने रिकॉर्ड करके दिया। मन में कुछ आया पेड़ को राखी बांधते ही? क्या फीलिंग आई एकदम? नहीं, बहुत अच्छी कि अब फीलिंग इसे थी। बचाना है, इसको हाँ, मेरी बिल्कुल, बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आता ही है। जब हम किसी बच्चे के सर पर मान लीजिए आप हाथ रखते हैं तो क्या फीलिंग आती है आपको कि नहीं इस बच्चे का भला हो। ऐसे जब पेड़ को राखी बांधी तो हमने वही फील आया था बिल्कुल कि ये हमारा बच्चा है, हम इसे संभाल कर रखेंगे। कांवड़ का अनुभव कैसा रहा सर? अंतिम सवाल। कांवड़ का अनुभव बहुत अच्छा था और मैं तो जहां पहुंचा वहां आप मिल ही गए मुझे करीब करीब। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा जो उत्साह होता है उनमें, इतनी पवित्र वो फीलिंग आती है और इतना सारा, इतने मीलों मील, इतने किलोमीटर चलने के बाद भी उनके बस लेटते हैं और लेटते ही धड़ करके सो जाते हैं और फिर उठते हैं और फिर चल पड़ते हैं। तो कितना उत्साह है उनमें परमात्मा के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, गंगा माँ के जल के प्रति। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया, और ये बहुत खुशी की बात है कि बगैर किसी इंसिडेंट के ये पूरी कांवड़ यात्रा संपन्न हुई। जी हाँ, हर सत्र के बाद हम सांसद से मिलते हैं। ये परंपरा कई साल पुरानी है और इस नई परंपरा को हमने एक अलग ढंग से परिभाषित किया है, जब प्रकृति के साथ और सामाजिक मुद्दों के साथ इस कन्वर्जेशन को जोड़ा है। 11 साल, 1 साल और ड्यूटी टूवर्ड्स मेरठ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिला है। और जिस तरीके से सांसद अरुण गोविल ने आपसे अपील की है कि पेड़ों को बचाइए, राखी बांधिए, संरक्षित करिए और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अननेसेसरी बड़े बड़े वाहनों से मत निकलिए, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, वो बताता है कि हाँ, जनता से जुड़ने का मुद्दा दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। एक सवाल मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मानसून सत्र हंगामेदार हो गया और वो सवाल खो गया था, और वो सवाल था मेरठ की जर्जर बिल्डिंगों को लेकर इतनी बड़ी संसद में सवाल उठाना। सब लोग इसे छोटा सा सवाल मान सकते हैं, लेकिन जर्जर बिल्डिंगों को लेकर पिछले साल जो हादसे हुए थे उससे मानवीय कोण सांसद अरुण गोविल का उभर कर आया है। सर, जर्जर बिल्डिंग को लेकर लोकल प्रशासन से कोई बात की थी? क्वेश्चन मिस हो गया था, आपको देख रहा था संसद में, आप बोल रहे थे, कोई समोसों की बात कर रहा था, कोई ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा था। अरुण गोविल उन आम आदमियों की बात कर रहे थे, उन जर्जर बिल्डिंग की बात कर रहे थे जिनसे किसी के भी जीवन को खतरा हो सकता। नहीं, सही बात है, बिकॉज जर्जर बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनके बारे में उनके प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उनको कब जो है वो उनसे हमें तकलीफ पहुंचेगी। तो इसलिए समय रहते उनको हमें कुछ ना कुछ उनका जो लोकल प्रशासन के साथ टच में आप इस बात को लेकर? नहीं, मैंने लोकल प्रशासन से अभी बात नहीं की। मैं पहले संसद में इस बात को उठाना चाहता था क्योंकि ये सिर्फ यहाँ ही का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। पूरे देश में ऐसी हज़ारों बिल्डिंगें हैं, मुंबई में तो विशेषकर बहुत हैं, हर शहर में है ये इस तरह की बिल्डिंगें। तो सरकार को इस विषय में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और लोकल प्रशासन से तो हम डेफिनेटली टच में रहते हैं। ये मुद्दा अभी इन दिनों डिस्कस नहीं हो पाया। जी हाँ, बातचीत कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। विशेष कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से आपको सीख लेनी चाहिए। मैं हूँ के मेरे साथ हैं राजेश, संजय जूनियर, विवेक और अरुण गोविल, सांसद मेरठ और राहपुर। फिलहाल खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और 15 अगस्त का पावन पर्व है, रक्षाबंधन का पावन पर्व है, कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। ऐसे में वृक्षारोपण करना मत भूलिएगा और जो पेड़ आपने पिछले साल लगाए उनकी फोटो खींचकर अपने साथ भेजिए, हम ज़रूर दिखाएंगे। और रक्षाबंधन पर जो लोग पेड़ों के साथ राखी बांधेंगे, पेड़ों को तिलक करेंगे, उनकी फोटो भी हम दिखाएंगे। आप जुड़िए सिटी हलचल के इस विशेष अभियान से। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।